हिंदी का भाषिक स्वरूप। हिंदी का भाषिक स्वरूप क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। हिंदी भाषा की स्वनिम व्यवस्था। स्वनिम मतलब होता है ध्वनि, स्वनिम का मतलब होता है ध्वनि, जो साउंड निकलता है उसकी साउंड की जो व्यवस्था है वही स्वनिम व्यवस्था है। ठीक है। हिंदी की शब्द व्यवस्था तथा शब्द संपदा। हिंदी की शब्द व्यवस्था कैसी है और शब्द संपदा मतलब कितने तरीके के शब्द हमारे मिलते हैं। तो शब्द निर्माण की मुख्य युक्ति, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो मेन हेडिंग्स हैं इसके अंदर। शब्द निर्माण की प्रमुख युक्तियां, शब्दों का निर्माण, उपसर्ग जो वर्ड के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, ठीक है, वो उपसर्ग होते हैं। प्रत्यय जो अक्षर के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, तो वो प्रत्यय होते हैं। संधि दो अक्षरों को जोड़कर जो नया वर्ड बनता है वो संधि होती है। समास, समास में क्या होता है, उसके काम को कर्ता को इस प्रकार से जोड़ा जाता है तो वो समास है। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध में पर, संबोधन हे अरे, ठीक है, तो ये समास है। ठीक है। मानक हिंदी की व्याकरण संरचना, इसके बाद पढ़ेंगे मानक हिंदी की व्याकरण संरचना किस प्रकार की। इसके अंदर रूप रचना आएगी। पद संरचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। सर्वनाम क्या है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। विशेषण क्या है, जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। क्रिया क्या है, जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है वो क्रिया कहलाती है। फिर उसके बाद कारक व्यवस्था, फिर विकारोत्पादक तत्व। विकारोत्पादक तत्व में मतलब लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन, एक वचन, दो बहुवचन, वाक्य, वाक्य निर्माण किस प्रकार से किया जा रहा है, तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ना। ये क्या है, हिंदी का भाषिक स्वरूप है। ठीक है। हिंदी का स्वनिम या ध्वनि व्यवस्था। स्वनिम या ध्वनि व्यवस्था क्या है, किसी भाषा या बोली में स्वनिम उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। मतलब जो हम ध्वनि हमारे मुंह से निकल रही है उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम स्वनिम कहते हैं। उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को हम स्वनिम कहते हैं। स्वनिम के लिए ध्वनिग्राम, स्वनग्राम आदि शब्द भी प्रयोग होते हैं। मतलब स्वनिम को हम, स्वनिम के अलग अलग नाम भी है, दो और नाम है, ध्वनिग्राम भी बोल सकते हैं और स्वनग्राम भी बोल सकते हैं स्वनिम को ही। ठीक है। स्वनिम शब्द संस्कृत भाषा की स्वन धातु से बना हुआ है। स्वनिम शब्द कहां से बना है, संस्कृत भाषा की स्वन धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ध्वनि या आवाज करना। स्वन का मतलब होता है ध्वनि या आवाज करना, इसीलिए ध्वनि को हम स्वनिम कहते हैं, उसकी सबसे छोटी इकाई को। यह भाषा की लघुतम अखंड इकाई है। लघुतम मतलब बहुत छोटी सी, जिसको हम शब्द से अलग कर सकते हैं, वो इकाई स्वनिम कहलाती है। ठीक है। अब इसमें क्या है, वर्ण का स्वरूप। हिंदी के वर्ण में स्वर और व्यंजन, स्वर आते हैं और व्यंजन आते हैं। फिर उसके अंदर अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार जो शब्द के नीचे बिंदु लगता है अनुस्वार होता है। ठीक है। अनुनासिक जो ऊपर की साइड बिंदी वगैरह लगती है अनुस्वार होता है। फिर पंचमाक्षर और अनुस्वार। पंचमाक्षर क्या होते हैं, जो अधमा, अधना, उनको हम पंचमाक्षर कहते हैं। अनुस्वार वही हलंत वगैरह जो हमारे वर्ड के नीचे लगते हैं। फिर वर्णों का उच्चारण किस प्रकार। फिर बलाघात, स्वराघात, कितना समय लग रहा है किसी वर्ड को प्रोनाउंस करने के अंदर, आवाज करने के अंदर कितना समय लगता है। अब डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो, जिसको हम और तोड़ ना सके। जैसे छोटा अ, उसको हम और तोड़ नहीं सकते। ठीक है। तो वो क्या है, वर्ण कहलाता है। जैसे अ, ई, व, च, क इत्यादि। पानी शब्द की दो ध्वनियां हैं। पानी शब्द में दो ध्वनियां हैं, पा और नी, दो ध्वनियां आ गई ना इसके अंदर। इसके भी चार खंड है, जैसे प जमा अ जमा ना जमा ई। अगर इसको हम वर्ण विन्यास करें इसका, तो पानी को हम क्या लिखेंगे, प, उसके नीचे हलंत, प्लस अ, फिर प्लस न, प्लस ई, ना के नीचे भी हलंत आएगा। ठीक है। तो इसके चार खंड हो सकते हैं। पानी जो शब्द है उसके कितने खंड हो सकते हैं, चार। इसके बाद इन चार ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो इसकी जो सबसे छोटी इकाई होगी वही क्या कहलाएगी, हमारी वर्ण या अक्षर। इसीलिए मूल ध्वनियां वर्ण या अक्षर है। वर्ण हमारी उच्चरित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है, जो भी हमने भाषा बोली है, जो हमारी वाणी, उसकी सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण। इन्हीं इकाइयों को मिलाकर शब्द समूह और वाक्यों की रचना होती है। मतलब छोटे छोटे वर्णों को मिलाकर शब्द बनता है और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। ठीक है। स्पष्ट है कि वर्ण और उच्चारण का बड़ा ही गहरा संबंध है। मतलब अगर उसका उच्चारण सही नहीं होगा तो शब्द सही नहीं बनेगा। ठीक है। तो वर्ण का अगर उच्चारण सही करेंगे तभी सही शब्द बनेगा। ठीक है। मूलतः हिंदी में 52 वर्ण है, 52 वर्ण है। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के जो उच्चारण समूह जो है वो वर्णमाला कहलाते हैं। कामत प्रसाद गुरु ने वर्णों की संख्या 44 मानी है, 44 मानी है, जिसके अंदर 11 स्वर है और 33 व्यंजन है।
तो वर्णों की संख्या 44 किसने मानी है, 44 किसने मानी है, कामत प्रसाद गुरु ने मानी है। और उन 44 वर्णों के अंदर 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। 44 वर्णों के अंदर 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है, मतलब 11 वॉवल्स और 33 कॉन्सोनेंट अगर अंग्रेजी में देखें तो, लेकिन वो अंग्रेजी के अलग होते हैं। इंग्लिश में हम स्वर को वॉवल्स कहते हैं और वर्ण को कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें स्वर कौन कौन से हैं, जैसे स्वर हैं इसके अंदर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये 11 क्या है, स्वर है, ठीक है। इसमें अंग और अणा खाली सब छोड़ दिया उसने, ठीक है। फिर व्यंजन, अब व्यंजन में अलग अलग वर्ग है। सबसे पहला है कवर्ग, अगर हम इसको वर्गों के अनुसार करेंगे तो हमें याद हो सकते हैं। जैसे कवर्ग में क, ख, ग, घ, ढ। कवर्ग के बाद चवर्ग, च, छ, ज, झ, ण। टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग, त, थ, द, ध, न। पवर्ग, प, फ, ब, भ, म। और फिर अंतस्थ, य, र, ल, व। ऊष्म, जिसमें हमारी ऊष्म मतलब हमारे अंदर से हवा निकलती है बोलते टाइम, ऊष्म वो होते हैं श, स, स और ह। फिर संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजनों को मिला के बनते हैं वो होते हैं श क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञानी, श्र विश्राम जैसे आता है श्र, ठीक है। द्विगुण व्यंजन इसमें ड़ और ढ, ण और ढ ये ऊपर हम यूज कर चुके हैं। अनुस्वार, अनुस्वार में ऊपर बिंदु, विसर्ग, डबल बिंदु, ठीक है। तो ये हमारे कितने व्यंजन हो गए, 52 हो गए टोटल। अब 52 में क्या क्या हट गया, ये चारों हट गए, ठीक है। और बाकी जो बच्चे हमारे टोटल क्या है, 44 है। 44 में 11 स्वर है और 33 कॉन्सोनेंट है। वैसे मेनली जो है वो 52 है, लेकिन जो माने गए हैं वो 44 है। और ये किसने कहा है, कामत प्रसाद गुरु ने कहा है कि वर्णों की संख्या 44 है, जिसमें 11 स्वर है और 33 व्यंजन है। अब स्वर, स्वर के बारे में पढ़ते हैं। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, मतलब जिनको उच्चारित करते समय कोई बाधा नहीं आती, मतलब ना तो हमारी जीभ टकराती है ना कुछ होता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, ये सभी स्वतंत्र है। इनके उच्चारण के भीतर आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। सामान्यतः इसके उच्चारण में कंठ और तालु का प्रयोग होता है, मतलब गले से निकलती है और तालु का प्रयोग होता है। जीभ ओष्ठ का नहीं, पर ऊ और ऊ के उच्चारण में होठों का प्रयोग होता है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है, 11 है। हिंदी में स्वर वर्ण कितने हैं, 11 हैं, जिनका वर्गीकरण इस प्रकार है। इसमें भी स्वर के पार्ट्स हैं, जैसे हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। हर्ष स्वर जो जिनको बोलने में कम समय लगता है, हर्ष स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर जिनको बोलने में लंबा समय लगता है, दीर्घ स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर क्या होते हैं, जो दो स्वरों को मिलकर बनाते हैं, वो संयुक्त स्वर होते हैं। जैसे हर्ष स्वर में आता है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये बहुत कम लगता है इनको समय, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, हर्ष स्वर। दीर्घ स्वर जिनमें लंबा साउंड आता है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है। संयुक्त स्वर जो दो स्वरों को मिलकर बनते हैं, जैसे ए के अंदर अ प्लस ए बन रहा है, ठीक है। ए, ऐ, ओ के अंदर भी अ और ओ मिला रहे हैं ना, तो संयुक्त स्वर आ रहा है इसके अंदर। फिर इसके बाद क्या है, स्वर के भेद। स्वर के भेद क्या है, व्यंजन में मिलने के इन रूपों को भी मात्रा कहते हैं। व्यंजन में जब भी मिल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मात्रा। जैसे आ की मात्रा होती है, बड़ी की मात्रा होती है, ऊ की मात्रा होती है, ए की मात्रा होती है, ओ की मात्रा होती है, तो मात्रा होती है, क्योंकि मात्राएं तो स्वरों की होती हैं। छंद शास्त्र में हर्ष मात्रा को लघु और दीर्घ मात्रा को गुरु कहते हैं। अब जो छंद शास्त्र है उसके अंदर हर्ष मात्रा जो होती है वो लघु कहलाती है और दीर्घ मात्रा जो होती है वो गुरु कहलाती है। मतलब छोटा आ लघु हो गया, बड़ा आ दीर्घ हो गया, ठीक है। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, वे स्वर मूल या ह्रस्व या एक मात्रिक कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, दूसरे स्वरों से इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, इसीलिए क्या है, ये ह्रस्व स्वर है, ठीक है। दीर्घ स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वर से हुई है, जिनकी उत्पत्ति ह्रस्व स्वर से होती है, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। किसी मूल का ह्रस्व को उसी स्वर के साथ मिलने से जो स्वर बनता है दीर्घ स्वर, मतलब ह्रस्व स्वर में ही एक एक्स्ट्रा मिला करके अगर कोई स्वर बन जाता है तो वो दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे आ, छोटा आ प्लस छोटा आ, बड़ा आ। ई प्लस ई, ऊ प्लस ऊ, ए अ प्लस ई, ऐ ए प्लस अ प्लस ए, मतलब दो स्वरों को मिलाकर जो बन रहा है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। इसके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है, इसीलिए इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। दो मात्राओं का स्वर लग रहा है, दो मात्राओं का समय लग रहा है तो
द्विमात्रिक स्वर है, और जो ह्रस्व स्वर थे वो एक मात्रिक स्वर कहलाते थे। ठीक है, इसके बाद आता है प्लुत। प्लुत मतलब छोटा ही होता है, जिस स्वर के उच्चारण में, नहीं, प्लुत का मतलब जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। 3 टाइम्स ज्यादा समय लगे उसको प्लुत कहते हैं। इसका कोई चिन्ह नहीं होता है, इसके लिए 3 का अंक लगाया जाता है। जैसे ओम, ओम के बीच में आता ना 3 का अंक जो आता है वो प्लुत होता है। ठीक है, हिंदी में साधारणतः प्लुत का प्रयोग नहीं होता, इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। हिंदी में ज्यादा नहीं होता, ये संस्कृत के अंदर होता है। ठीक है, ओम के अंदर बीच में 3 टाइप का वर्ड आता है तो वो क्या कहलाता है, प्लुत होता है। ये ज्यादातर संस्कृत भाषा के अंदर इस्तेमाल होता है, हिंदी भाषा के अंदर कम इस्तेमाल होता है। अनुनासिक, अनुनासिक होता है चंद्र बिंदु जो ऊपर लगता है, जैसे चांद के ऊपर लगता है। ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे गांव, दांत, आंगन, सांचा इत्यादि। तो ये अनुस्वार है जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लग रहा है, ये नाक से निकलती है। उसके बाद क्या अनुस्वार, अनुस्वार क्या है जिसके ऊपर बिंदी आती है सिर्फ। ये स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगद, कंकण, इनकी ध्वनि क्या है, नाक से निकल रही है, तो ये क्या है, अनुस्वार है। इसके बाद आता है विसर्ग। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है, जैसे अनुस्वार स्वर के बाद आता है वैसे ही विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है संस्कृत में। हिंदी में यूज होगा तो अंतः, अंतः के बाद जो विसर्ग लगता है व्यंजन, इसका उच्चारण की तरह, इसका उच्चारण ह की तरह होता है। जैसे अंत का उस पर हमने विसर्ग लगा दिया तो अंतः हो जाएगा, ह आ जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में टिप्पणी है कुछ। अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। अनुस्वार और विसर्ग जो है ना तो स्वर है ना व्यंजन, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों में इनका उपयोग होता है, जैसे अंगद, रंग। इस संबंध में आचार्य किशोरी दास वाजपेयी का कथन है कि ये स्वर नहीं है और व्यंजनों की तरह ये स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते हैं। मतलब व्यंजन तो क्या तो स्वर के पहले आते हैं, लेकिन ये जो विसर्ग है ये स्वर के बाद आते हैं। ठीक है, इसीलिए ये व्यंजन भी नहीं है। ठीक, इसीलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। इन दोनों ध्वनियों को क्या कहते हैं, अयोगवाह। किन दोनों को, अनुस्वार और विसर्ग को हम क्या कहते हैं, अयोगवाह। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है अयोगवाह क्या है। अयोगवाह का अर्थ है योग ना होने पर भी जो साथ रहे, मतलब योग नहीं है लेकिन फिर भी साथ है तो वो क्या है, अयोगवाह। ठीक है, जिसका कोई मेल नहीं है लेकिन फिर भी साथ।